आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आज हमारे साथ जमीयत उल उलमा के जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना रियासत और आंध्र प्रदेश, आप दोनों के मुसलमानों के ख़ास तौर पर और जमीयत उल उलमा के बैनर के तले आपकी खिदमत गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से रही, और इसके बाद ये मौजूदा इंतखाबात जिसके अंदर जो है पार्लिमानी इंतखाबात चल रहे हैं, इसमें भी जमीयत उल उलमा की वोटिंग की मुहिम के सिलसिले में और मुसलमानों की रहबरी के सिलसिले में एक बड़ा नुमाया कारनामा अंजाम देने वाली शख्सियत अली जनाब पीर खलीक साबिर साहब, जो कि फ़र्जंद है, जानशीन है अली जनाब हाफिज़ पीर शब्बीर साहब दामत बरकातुहूम के, जो बरसों बरसों से जमीयत उल उलमा के सरबराह हैं और आज भी अभी भी इस वक्त भी रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आप सदर हैं। इस वक्त में हम लोग विकाराबाद में हैं, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में शूर बेदारी मुहिम का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसके बाद आज हम पीर खलीक साहब से बात करने जा रहे हैं। आज जैसा पीर साहब आप जिस तरह दिख रहे हैं कि इस वक्त में पूरे मौजूदा हालात के अंदर सियासी सरगर्मियाँ ज़ोरों शोरों से जारी है, और हर पार्टी दो महाज, जिस तरह बीजेपी का हो और दूसरा जो कांग्रेस का हो, दूसरी तरफ यहाँ की अपनी रीजनल पार्टीज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल रहा, और वो अपनी बातें कर रही जिस अंदाज से उसको करना है। तो हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त में जमीयत उल उलमा का इस सिलसिले में क्या स्टैंड है इस इलेक्शन को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो इजलास यहाँ विकाराबाद, ज़िला विकाराबाद में टांडूर में मुनक़िद किया गया हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की सदारत में, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 माह से रियासती जमीयत उल उलमा की तरफ से पूरी रियासत के ताल्लुक़े मंडल और गाँव में वोट बेदारी मुहिम के प्रोग्राम किए गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछला 1 हफ़्ता पूरा मनाया गया जमीयत उल उलमा की जानिब से कि वोट बेदारी मुहिम के सिलसिले में इतवार से लेकर इतवार तक, और जुमे के दिन ख़ास तौर पे जो पिछला गुज़रा हुआ जो जुमा है और आज जो जुमा है, उस जुमे में हम लोगों ने वोट के अहद के सिलसिले में एक प्रोग्राम बनाया था। तो अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान और अकाबरीन की दुआओं का नतीजा है कि 4300 मसाजिद में तेलंगाना में अल्लाह के फजल से वो प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जहाँ तक आपका सवाल है कि जमीयत उल उलमा का मौक़िफ़ क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उल उलमा का मौक़िफ़ आज का नया नहीं है, बहुत पहले से जमीयत उल उलमा का ये मौक़िफ़ रहा है कि सेकुलर जमातों के साथ खड़े रहें और उनको आगे बढ़ाएं, और कौम मिल्लत को भी ये राह बताएं कि सेकुलरिज़म को बचाने के लिए, मुल्क की सालिमियत को बचाने के लिए, अमन के लिए काम करें। तो जो जमातें इस वक्त मुल्क में हैं, 2 ऐसी जमातें इस वक्त जमातों का एक मजमुआ बना हुआ है, जिसमें एक जमात को आप कहा जा रहा है कि सेकुलर अलाइंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे जमातों का एक मुत्तहिदा सेकुलर जमातों का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और दूसरी तरफ इस मुल्क में ख़राब जहन रखने वाले और जहनीत फ़िरक़ा परस्ती रखने वाले लोग एक तरफ जमा हो गए हैं। तो ये दोनों के बीच में लड़ाई है इस वक्त में। तो अब यहाँ पर जो दोनों के बीच में लड़ाई है, इन दोनों के बीच में मुल्क को इस वक्त ऐसी फ़ोर्स की ज़रूरत है जो सेकुलरिज़म और अमन और अमान के लिए काम किया जाए। तो ऐसे लोगों की तरफ राग़िब कराना हमारा जमीयत उल उलमा का काम है। और जैसे मुल्क में पिछले 10 साल के हालात आपके सामने नज़र आ रहे हैं, सिर्फ हम अकेले नहीं, हमारी मुसलमानों की ही नहीं, माइनॉरिटी की ही नहीं, बल्कि सारे कौमों की जो मुसीबत है, परेशानी है, पीड़ा है 10 साल से, वो आप लोग मीडिया के ज़रिए से देख रहे हैं, आप लोग बताते हैं। तो ये काम हमारे अकाबरीन का भी रहा और हमारे बड़ों का भी रहा कि जब जब इस मुल्क में इन कौमों पर जुल्म हुआ तो जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। तो आज भी वही मौका हमारे सामने आया है कि हम जालिम के ख़िलाफ़ खड़े रहें और मज़लूमों का साथ दें, चाहे वो कोई कौम के हों, मज़दूर हो, किसान हो, और यहाँ पर काम करने वाले वर्कर हों, और इस मुल्क में रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, जो बसने वाले लोग हैं, इस वक्त बहुत परेशान हैं मुल्क में। आप जिस तरह 2 महाज का जिक्र किए कि एक तो बीजेपी का है और दूसरा कांग्रेस इंडिया अलायंस, जो इंडिया ब्लॉक जिसको कहा जा रहा, लेकिन यहाँ की
تلنگانہ کی ایک ریجنل پارٹی یعنی کہ مقامی پارٹی جو کہلائی جاتی جو گزشتہ حکومت میں تھی اب وہ اپوزیشن میں ہے، ان کا کہنا ہے دو حصوں میں مت دیکھو اس کو آپ، 13 پارٹیاں ایسے ہیں جن کے پاس جو ہے سیٹس وہ لوگ جیتیں گے اور ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ اٹھ کے ابھریں گے. تو اس سلسلے میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ 2 کا ذکر کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ بول رہے ہیں کہ تیسرا محاذ بھی ہے ابھی باقی. دیکھیے، یہ اس وقت سوچا جا سکتا تھا تیسرے محاذ کے بارے میں کہ یہ محاذ پہلے سے تیار ہوتا اور ان کا مینیفیسٹو سامنے ہوتا، ان کا منشور ہمارے پاس ہوتا اور یہ کہا جاتا کہ ہم اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ان کا پہلے سے تیاری ہوتی اور وہ محاذ بنایا جاتا تو اس محاذ کے بارے میں غور کیا جا سکتا تھا. اور یہ محاذ اچانک 20 دن پہلے کیوں ریاست میں سرگرم ہو گیا؟ تو کیا یہ محاذ اس شکل میں کہیں اس محاذ کی تو تائید نہیں کر رہا ہے جو محاذ اس وقت اکھڑنے کی ڈگر پر ہے اور ملک کی پوری قومیں ان کو جو ہے بازو کرنا چاہتی ہیں؟ تو کیا آپ تیسرا محاذ بنا کر ان کو ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر آپ پہلے سے اس ریاست میں کام کرتے اور ایجنڈا بتاتے تو شاید سوچا بھی جا سکتا تھا، انکار نہیں ہو سکتا تھا. ایک عام فہم آدمی کو، ایک سمجھ رکھنے والے آدمی کو یہ بات کہنا، آپ کا یہ کہنا کہ ہم جو ہے آپ نہ سیکولر فورسز میں ہیں جو الائنس بنی ہوئی ہے اور نہ آپ کمیونل فورسز میں ہیں جو الائنس بنی ہوئی ہے، تو نہ آپ سیکولر فورس میں ہیں اور نہ کمیونل فورس میں ہیں، اور آپ یہ بول رہے ہیں کہ تھرڈ فرنٹ ہم بنانے کی کوشش کریں گے. تو آپ پہلے یہ تو جواب دیجئے کہ آپ الیکشن سے پہلے بی آر ایس بنا کر کیا کر لیے تھے جو آپ تھرڈ فورس بنا کر کریں گے؟ ٹی آر ایس سے جب آپ بی آر ایس بنائے تھے تو وہ بی آر ایس جس مقصد کے لیے آپ بنائے تھے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا. عوام تو دیکھ رہی ہے آپ کو، سیدھا سیدھی بات ہے. تو اس وقت آپ ساری قوموں کو آپ کنفیوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس علاقے میں لڑ کر ہم اس طریقے کی بات کریں گے اور ہوا تو ہم آئندہ کسی اور جماعت کی ہم تائید کریں گے، تو ملک اس وقت پریشانی کی حالت سے گزر رہا ہے. ملک میں اس وقت حالات خراب ہیں. سلنڈر کا ریٹ دیکھیے اور پیٹرول کا ریٹ دیکھیے، گرانی کی حالت دیکھیے جو تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہے. مزدور پریشان ہیں اور آپ کو سیاست سوجھی ہوئی ہے. اس سے مسلم کا ووٹ ڈیوائیڈ ہونے کا آپ کو کچھ ایسا اندیشہ نظر آ رہا؟ کیونکہ آپ کی جو جماعت کی جو کوشش ہے خاص طور پہ جمعیت علماء کی کہ ووٹ متحدہ طور پر کسی ایک پارٹی کی طرف جائے، تو یہ جو بیانات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے تیسرا محاذ بھی ہے تیار، یا پھر 13 پارٹیاں ایسے بتا رہے ہیں جس پہ کام کر سکتے، تو کیا بھروسے پہ ان کو ووٹ دینا چاہیے یا پھر جو ہے انڈیا بلاک کی طرف لوگوں کا ذہن جانا؟ دیکھیے، وہ سیکولرزم اور ملک کی سالمیت کو مرکزی مقام سے کنٹرول کرنے والی جماعت، ایسی جماعت جو 70 سالہ دور میں کبھی بھی فرقہ پرست طاقت سے ہاتھ نہ ملائی ہو، اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کیا ہو، تو ایسی جماعت کے بارے میں سوچیں گے. کیونکہ یہ معاملہ ملک کا ہے، ریاست کا نہیں ہے. ملک کے معاملے میں آپ کو ایسی ہی جماعتوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. عوام بیوقوف نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی قوم کی ہو، عوام بیوقوف نہیں ہے. وہ عوام انشاءاللہ العزیز اس کو برابر سمجھ رہی ہے اور سمجھے گی. اور اکابرین، علماء، جمعیت علماء، ذمہ داران، تنظیمیں جو کوششیں کر رہی ہیں اس قسم کی، تو عوام بھی سمجھتی ہے. ہاں، کچھ تنظیمیں ہو سکتی ہیں جن تنظیموں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 2-4 وہاں جیت جائیں گے جہاں ان کی تائید ہے ان کو آگے بڑھا دیا جائے، یا ان کی تائید ہے ان کو آگے بڑھا دیا جائے. اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں تو یہ ملک کا الیکشن ہے اور پوری فکر رکھنے والے لوگ ایک طرف ہیں. تو آپ ایک چھوٹا سا اپنا ماحول بنا کر اس فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا مت کریے. اس وقت ملک کے جو حالات گزر رہے ہیں، یہ ہماری لوگوں کا بسایا ہوا ملک ہے، ہمارے اکابرین کا دیا ہوا ملک ہے. اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں جب یہ بیان جاری ہوا امت شاہ کی طرف سے حیدرآباد میں، تو کے ٹی آر جو بی آر ایس کے سربراہ ورکنگ پریزیڈنٹ ہے، ان کی طرف سے بیان آیا کہ ہم پارلیمنٹ میں جب کبھی ایسا مسلم مخالفت کے بل آئیں گے تو ہم جو ہے اس کی خلاف ورزی کریں گے، اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے. تو آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں، ان کے گزشتہ ٹریک ریکارڈ اور پھر آپ کے موقع کی جانچ؟ دیکھیے، آزمائے ہوئے آدمی کو دوبارہ نہیں آزمایا جا سکتا.
10 साला दौर में पार्लियामेंट में कब कब कहाँ कहाँ कोसे कोसे मौके पे खड़े हुए थे, तो आइंदा कैसे आप पे यकीन किया जा सकता है। चलिए यहाँ भी अगर मान लिया जाए तो पार्लियामेंट में जो 500 से ज़ायद सीटें हैं वहाँ पे 3 सीट की आवाज़ के क्या माने हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क के हालात ख़राब हैं, आपके साथ की ज़रूरत है, आप सेकुलर फोर्सेस के साथ मिलकर एक तरफ आ जाइए। अगर आपका जहन साफ है तो आप एक तरफ आ जाइए, अगर आप मजबूर हैं तो वो एक अलग बात है, उसको हम कुछ नहीं कह सकते, समझे आप। तिबल तलाक का मसला आया, कई एक मसाइल उनके पास आए इससे पहले यहाँ पे इस रियासत में, तो उस वक़्त आप कहाँ थे, आपकी सोच कहाँ थी उस वक़्त में। अच्छा, रियासती इलेक्शन तो छोटा इलेक्शन था, आवाम ने आपको क्यों नकारा, क्यों आपको हटाया आवाम ने, क्या वजह थी आवाम ने आपको यहाँ से हटाया। और 3 महीने से आपको एमपी इलेक्शन की मेहनत की ज़रूरत करनी चाहिए थी, अचानक कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आ गई, पता नहीं किसकी गाइडलाइन पे आप उठ के खड़े हो गए और 20 दिन से अचानक आप उजागर हो के गली गली घूम के बोल रहे हैं। 2 महीने पे तो आप आराम करें ना, जैसा 10 साल आराम करे थे, तो फिर अचानक अब निकलने की वजह क्या हो गई। एक आखिरी सवाल, आपके बयान के अंदर एक इशारतन जो है कहा गया कि किसी की भी रिहाई हो सकती है, बल्कि जी, तो जिस की बात की जा रही है वो लोग का कहना है मुआहदा करना होता तो हम पहले कर लेते थे। ऐसा उन्होंने कहीं कुछ समझ रहे, मैं उनको तो नहीं बोला था, मैं तो कहा था किसी और की भी रिहाई हो सकती। अब जहाँ तक मुआहदे की बात है, मुआहदे के मामले में हम लोग इस मामले को कभी भी ये नहीं समझ पाते, क्योंकि सियासी लोगों के मुआहदे बहुत अलग अलग होते हैं और सियासत में दुश्मनी भी मुस्तकिल नहीं होती और दोस्ती भी मुस्तकिल नहीं होती। तो मैं ऐसा समझता हूँ मुआहदे का पहले नहीं करते, अगर करना चाहते तो पहले कर लेते थे, और क्या अब हम करेंगे। तो ऐसे बहुत सी मिसालें मुल्क में मौजूद हैं कि पहले एक चेहरा था, बाद में एक चेहरा हो गया, तो अब क्या भरोसा किया जाए और किस पे भरोसा किया जाए। तो इसीलिए इस वक्त अब वो बातों पे जाने के बजाय, वो लड़ाई में जाने के बजाय कि क्या मुआहदा हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ, किसको छोड़ाने की बात हो रही है, ये बातों में जाने के बजाय इस वक्त सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इस वक्त इस मुल्क में बसने वाले सारी कौमों पे जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए हमको मुत्तहिद होना, सारी कौमों को मुत्तहिद होना ज़रूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सालिमियत के लिए ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज से पहले कभी भी इस मुल्क में इस किस्म के हालात पैदा नहीं हुए थे जैसे अब हालात पैदा हो गए। मणिपुर के वाक़यात को आप देख लीजिए और बहुत सी जगह के हालात को देख लीजिए। ख़वातीन के जो रेप किया गया है, जिनको तबाह बर्बाद किया गया, उसका मज़हब नहीं देखा जाएगा। ख़वातीन की इस्मतें बर्बाद हुई है, यहाँ पर तबाह हो गई हैं उनकी। नौकरियों के बारे में रोज़ एक ऐलान होता है कि मैं 2 करोड़ 3 करोड़ नौकरी की बात कही जा रही है, उसमें एक कौम नहीं है, सारे कौमों की परेशानी है। जो बच्चे पढ़े हुए ग्रेजुएट है, बेरोज़गार घरों में पड़े हुए हैं, उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी सोचिए, आगे की ज़िंदगी भी तो गुजरना है उनकी। तो इस वक्त ये हालात हैं बड़े बड़े बने हुए हैं। इन हालात की फ़िक्र की वजह से अकाबरीन उलमा ये कोशिशें वोट की मुहिम के सिलसिले में कर रहे हैं। ये जो मुहिम वोट की चलाई जा रही है, वो मुहिम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से साल से चलाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद से हमारे अकाबरीन उलमा वो लोग भी सालों साल से कर रहे हैं। और अब की हमारी भी फिक्र हो रही है कि ये परसेंटेज क्यों घट रहा है। मुल्क की जमहूरियत बाकी रहना है तो वोट का परसेंटेज पढ़ना ज़रूरी है। उस ज़रूरत के तहत हम लोग अज़ला में, गांव में, ताल्लुक़े में ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि चाहे वो कोई कौम का आदमी हो, वोट के परसेंटेज बढ़ाया जाए ताकि जमहूरियत बाकी रहे मुल्क में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमारा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सारी चीज़ों की सहूलतें फराहम। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जो गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है इस वक्त में, जो गर्मी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 47-48, तो वो जून में अक्सर बारिश होने के बाद टेम्परेचर गिर जाता है अक्सर। तो इसी तरीके से सियासी जमातों का भी अब बहुत टेम्परेचर चढ़ा हुआ है, ख़ास तौर पे इक़्तिदार पे बैठी हुई। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से और पूरे कौमों के लोगों की तरफ से
شاید مجھے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ 4 جون کو جو لوگ اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ان کا ٹیمپریچر بھی گرے گا. تو جب گرے گا تو انشاءاللہ پھر ملک میں آگے کے حالات اور بہت ٹھیک ہوں گے اور اچھے رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ جزاک اللہ. جزاکم اللہ.